नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। इस बार वीडियो काफ़ी लेट से आने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं और मेरे सारे सब्सक्राइबर को आभार व्यक्त करता हूं चैनल पे बने रहने के लिए। आज मैं जंगल की कुछ अजीब और डरावनी कहानियां आप सबको सुनाऊंगा, तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और मज़ा लीजिए आज की इस कहानी का। ये पहली कहानी है अशोक की। हेलो, मेरा नाम अशोक है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। पिछले साल नवंबर महीने में एक काफ़ी अजीब घटना मेरे साथ हुई थी। एक बार मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और उसका काफ़ी खून बह गया था। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, पर मुझे ये खबर शाम को मिली कि मैं तुरंत शहर चला गया। मेरा दोस्त शहर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट था। ठीक रात के 8 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा और उसे खून देने के बाद फिर कुछ देर सर्जरी के बाद मेरे दोस्त की कंडीशन कुछ ठीक हुई। हॉस्पिटल का सारा काम निपटा कर मैं वापस रात को अपने गांव की ओर चल पड़ा। शहर से निकलते निकलते रात के 11:30 बज गए थे। ठंड भी काफ़ी थी। फिर करीब 12:30 को मैंने NH छोड़कर जंगल वाला शॉर्टकट लिया। जंगली रास्तों पे मेरे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ की भयानक आवाज़ें शरीर में एक अजीब सा सिहरन पैदा कर रही थी। सर्द हवाएं बिल्कुल जानलेवा लग रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। मुझसे करीब 50-60 मीटर दूर बीच रास्तों में कुछ 6-7 सफ़ेद बोरे पड़े हुए थे। पर सबसे अजीब बात तो ये थी, वो बोरे अपने आप रास्ते के एक साइड से दूसरे साइड चलते हुए जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक रोकी और दबे कदमों से छुपते छुपाते हुए उनके पास जाने लगा। जब मैं उनके पास पहुंचा, मेरी तो सांस ही रुक गई। वो बोरे नहीं थे, वो सफ़ेद इंसानी शरीर थे जिनके कमर के नीचे कुछ भी नहीं था और वो अपने लंबे लंबे बालों से चलते हुए जा रही थी। कुछ देर और रुकने के बाद मैंने देखा वो सब एक पेड़ के पास जाकर गायब हो जा रहे हैं। वो सब कौन थे, क्या थे और वहाँ क्या कर रहे थे, वो मुझे आज तक पता नहीं चला। ये दूसरी कहानी है विनोद की। हेलो दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं हाई स्कूल में था। हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। हर अमावस में लोग उस घर के सामने कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे, जैसे मुर्गा हो गया, अंडा या फिर दूध। मैं भी बचपन में कई बार अपने पापा के साथ वहां जाता था और चढ़ावा चढ़ा कर आता था। पर हर कोई सुबह ही वहां जाता था चढ़ावा चढ़ाने, पर रात को वहां कोई भी नहीं जाता। लोगों का कहना था कि उस घर में एक डायन रहती थी और वो 100 साल से वहां रहती है। बचपन में तो मुझे ये सुनकर काफ़ी डर लगता था, पर जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा मेरी जिज्ञासा और बढ़ी उस घर के ऊपर। फिर एक दिन मैं और मेरे दोस्त ने रात को वहाँ जाने का प्लान बनाया। हम दोनों घर पे झूठ बोलकर उस डायन के घर के पास एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। तब शाम के करीब 7 बजे होंगे। जंगल एकदम अंधेरे के आगोश में आ चुका था। उस डायन के घर के आगे कुछ अंडे और 2-4 मुर्गे रखे हुए थे और एक दिया बस चल रहा था। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। हम दोनों बोर होकर पेड़ से नीचे उतरने ही वाले थे कि एक अजीब आवाज़ हम दोनों के कानों में पड़ी। वो एक इंसानी गुर्राहट थी और वो काफ़ी भयानक थी, जो कि उस घर से आ रही थी। इसके बाद हम दोनों दोबारा पेड़ पे दुबक कर बैठ गए। फिर उस घर का दरवाज़ा खुला। हम दोनों एकटक उस ओर देखते रहे। फिर दिए की रोशनी में हमने देखा एक बड़ा काला हाथ बाहर आया और एक ही झटके में चारों मुर्गों को पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद हो गया। वो हाथ इतना बड़ा और भयानक था कि हम दोनों डर के मारे पसीज गए उस हाथ को देखकर। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और वही हाथ बाहर आया और सारे अंडे अंदर ले गया। हम दोनों सवेरे तक वहाँ बैठे रहे।
सूरज की रोशनी देखने के बाद ही हम दोनों पेड़ से उतरे और अपने अपने घर गए। हमने ये बात कभी किसी को गांव में नहीं बताई थी, पर वो डरावना हाथ मुझे आज भी याद है। ये तीसरी कहानी है अनुपम जी की, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। ये बात 2005 की है। 2005 को मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव में वापस आ गया। मुझे गांव काफ़ी पसंद था। मैं अपने फार्म हाउस में ही रहता था। मेरे साथ मेरे पिताजी, माताजी और मेरी पत्नी रहती थी। मुझे बीच बीच में कैंपिंग करना बहुत पसंद था, तो मैं हर 2-3 महीने के बीच में कैंपिंग करने चला जाता था अकेला। मुझे जंगल की खामोशी बहुत पसंद थी। मैं जंगल के अंदर एक झील के पास जाता और वहाँ फिशिंग करता। फिर 1-2 रात बिताने के बाद मैं वापस घर आ जाता। एक बार मेरा भतीजा राजीव हमारे घर आया था और मेरे साथ कैंपिंग पे जाना चाहता था। फिर मैं और राजीव हम दोनों कैंपिंग का सारा सामान लेकर चल पड़े एक जंगल की ओर। इस बार हम एक नए जंगल में आए थे। मैं भी वहाँ पहले कभी नहीं आया था। वो जंगल काफ़ी बड़ा और घना था। हम दोनों ने एक अच्छी जगह देखकर अपना टेंट लगाया। फिर राजीव फिशिंग रॉड लेकर एक नहर के पास गया। मैं तब लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। तभी मैंने राजीव की चीख सुनी। मैं दौड़ते हुए राजीव के पास गया। मैंने देखा राजीव बेहोश पड़ा था नहर के पास। फिर मैंने पानी का छींटा मारा और राजीव होश में आया। मैंने राजीव से पूछा, क्या हुआ राजीव, तू क्यों चिल्लाया? राजीव ने कहा, मैं नहर के पास बैठकर फिशिंग कर रहा था कि अचानक एक बड़ी मछली फंसी, तो मैं जोर लगाकर खींचने लगा तो एक बड़ा सा बक्सा बाहर निकला। जब मैंने वो बक्सा खोला तो मैं बिल्कुल डर गया। उस बक्से में एक इंसान का कटा हुआ सर था, पर तभी वो सर अचानक बोलने लगा, भाग जाओ यहाँ से, ये मेरा जंगल है। और वो सर अचानक बक्से से निकलकर दोबारा नहर में चला गया। फिर राजीव ने उस लकड़ी का बक्सा मुझे दिखाया। वो बक्सा काफ़ी पुराना लग रहा था और उस बक्से के अंदर खून भी लगा हुआ था। फिर हम दोनों तुरंत वहाँ से वापस चले आए अपने घर। उस दिन के बाद मैं कभी दोबारा उस जंगल में नहीं गया। ये चौथी कहानी है मनोज की। मेरा नाम मनोज है। ये बात तब की है जब मेरा ट्रांसफ़र एक जंगली इलाके में हुआ। मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ। मेरी पोस्टिंग जहाँ हुई थी वो इलाका किसी बुरे सपने से कम नहीं है। शाम के 6 बजे पूरा गांव सुनसान हो जाता है। सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। हर एक छोटी मोटी ज़रूरत के लिए मुझे शहर जाना पड़ता था। एक दिन शाम को बैंक से लौटने के बाद मुझे याद आया कि घर का राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर मैं और मेरा ड्राइवर सुदर्शन, हम दोनों कार लेकर ठीक शाम के 8 बजे शहर चल पड़े। शहर में घूमने के चक्कर में कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों वापस गांव की तरफ लौटे। मैंने कुछ रॉ मीट भी ले लिया था अगले दिन के लिए। ठीक 12 बजे के आसपास अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। सुदर्शन बाहर जाकर देखा तो पता चला कि इंजन ओवरहीट हो गया है। मैंने सुदर्शन को पानी लाने के लिए कहा, पर वो अकेले जाने से डर रहा था। पर मैंने थोड़ा दबाव देकर कहा तो वो डरते डरते पानी लेने चला गया। मैं कार में ही बैठा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कार के पीछे खड़ा है। मुझे लगा सुदर्शन अब तक खड़ा ही है वहाँ। मैंने कहा थोड़ा गुस्से में, सुदर्शन पानी लाएगा कि मैं जाऊँ? पर कोई जवाब नहीं आया। चारों ओर अंधेरा भी था तो मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर के बाद मैंने सिगरेट जलाने के लिए जैसे ही लाइटर जलाया, एक अजीब सी डरावनी चीख कार के पीछे से आई। वो चीख इतनी भयानक और तेज थी कि मैं भी डर के मारे सहम गया। फिर कुछ देर बाद मैंने चारों ओर देखा। अब बाहर कोई नहीं था। फिर मुझे सुदर्शन की याद आई। काफ़ी टाइम हो गया था पर वो वापस नहीं आया था। फिर मैं ना चाहते हुए भी कार से उतरा
और लाइटर की रोशनी में सुदर्शन को ढूंढने चला गया। मैंने कई बार आवाज़ लगाई सुदर्शन को, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी मैंने देखा सुदर्शन तालाब के पास बेहोश पड़ा था। मैंने उसे जगाया तो वो डर के मारे रोने लगा और कहा, सर यहाँ कुछ अजीब है, एक अजीब जानवर है शायद। मैंने कहा, जल्दी चलते हैं यहाँ से। फिर हम दोनों पानी लेकर दोबारा कार की ओर बढ़ने लगे। तभी हमने एक अजीब और डरावना मंजर हमारे सामने देखा। एक अजीब से दिखने वाले जानवर कार में बैठा वो रॉ चिकन खा रहा था। मेरी लाइटर की आग देखते ही उसने एक भयानक चीख मारकर कूदते हुए जंगल में कहीं अचानक गायब हो गया। ये वही भयानक चीख था जो पहले भी मैंने सुना था। फिर डरते हुए हमने रेडिएटर में पानी डाला और कार स्टार्ट होते ही हम दोनों तुरंत वहां से निकल पड़े। वो अजीब सा दिखने वाला जानवर क्या था ये हमें कभी पता नहीं चल पाया। ये 5वीं कहानी है जंगल की एक खंडहर की। लोगों का कहना था कि जंगल का वो खंडहर पहले वहां का राजा का था, पर एक दिन राजा ने एक भोले भाले लड़के को वहां मारकर जला दिया। तो उस लड़के का पिता एक तांत्रिक था। वो तांत्रिक गुस्से में आकर एक भयानक चुड़ैल को उस बंगले में छोड़ दिया। तभी से वो बंगला शापित हो गया। वहां जो भी जाता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता है। एक बार जेल से फरार 4 कैदी उस खंडहर में चले गए। उनमें से बस एक ही कैदी जिंदा वापस लौटा, क्योंकि उसके पास एक रुद्राक्ष की माला थी। उस कैदी ने कहा, उस खंडहर में सच में एक भयानक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के पास एक बड़ा सा तलवार होता है और उस तलवार से उसके तीनों साथी को उस चुड़ैल ने सब्जी की तरह काट डाला। पर रुद्राक्ष के माला के कारण वो चुड़ैल उस कैदी के पास भी नहीं आ पाई। तो ये थी दोस्तों जंगल के कुछ डरावने किस्से। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।